औरंगजेब छठे मुगल बादशाह एक ऐसा नाम है जिसका इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है और उतनी ही बड़ी बहस भी। 1618 में पैदा हुए औरंगजेब को एक बहुत बड़ी सल्तनत विरासत में मिली जो पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई थी। उनका जीवन और राज हुकूमत की चुनौतियों, धार्मिक जोश और ताकत की निरंतर लड़ाई से घिरा रहा। इस जटिल शासक को समझने के लिए हमें पहले उनके बचपन और परवरिश को समझना होगा। औरंगजेब का बचपन मुगल दरबार की परंपराओं और उम्मीदों के साए में बीता। एक शहजादे के रूप में उन्हें इस्लामी धर्मशास्त्र, दर्शन और सैन्य रणनीति की कठोर शिक्षा मिली। इस परवरिश ने उन्हें कर्तव्य की गहरी भावना और खुद के भाग्य में एक मजबूत विश्वास दिया। हालांकि इसने उन्हें मुगल दरबार की साजिशों और प्रतिद्वंद्विता से भी रूबरू करवाया। एक जवान आदमी के रूप में भी औरंगजेब ने अपनी तेज बुद्धि और अनुशासित प्रकृति का परिचय दिया। उन्होंने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और प्रशासन में एक स्वाभाविक योग्यता दिखाई। उनके पिता बादशाह शाहजहां ने अपने बेटे की क्षमता को पहचाना और उन्हें कम उम्र से ही महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारियां सौंपी। हालांकि औरंगजेब का शुरुआती जीवन चुनौतियों से खाली नहीं था। उन्हें अपने भाइयों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। हर कोई अपने पिता के पक्ष और मुगल सल्तनत के लिए होड़ में लगा था। यह प्रतिद्वंद्विता औरंगजेब के जीवन पर एक लंबी परछाई डालती रही और अंततः उत्तराधिकार के एक कटु युद्ध में बदल गई। जैसे जैसे औरंगजेब बड़े होते गए, उनके सैन्य कौशल और प्रशासनिक कुशाग्रता और ज्यादा स्पष्ट होती गई। उन्होंने मुगल सेनाओं का नेतृत्व करते हुए सफलतापूर्वक साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, जिससे उन्हें एक सक्षम सेनापति और एक निर्दयी विजेता के रूप में ख्याति मिली। इन जीत ने उनकी महत्वाकांक्षा को और बढ़ावा दिया और गद्दी के लिए एक प्रमुख दावेदार के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया। हालांकि मुगल साम्राज्य में सत्ता का रास्ता कभी आसान नहीं था। साजिश, विश्वासघात और खुली जंग दरबारी जीवन की सामान्य विशेषताएं थीं। 1656 में जब शाहजहां बीमार पड़े तो औरंगजेब और उनके भाइयों के बीच की सुलगती प्रतिद्वंद्विता खुले संघर्ष में बदल गई। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब एक चतुर और क्रूर रणनीतिकार साबित हुए। उन्होंने अपने भाइयों को मात दी, युद्ध में उनकी सेनाओं को हराया और अंततः विजयी हुए। हालांकि सत्ता के शिखर तक पहुंचने की कीमत उन्हें बहुत भारी चुकानी पड़ी। उन्होंने अपने ही पिता शाहजहां को कैद कर लिया और अपने भाइयों को मरवा डाला। इससे यह दिखता है कि बादशाह बनने के लिए उनका इरादा कितना पक्का था। 1651 में औरंगजेब तख्त-ए-ताउस पर चढ़े, जिसने एक लंबे और महत्वपूर्ण शासनकाल की शुरुआत की, जिसने मुगल इतिहास को बदल कर रख दिया। उत्तराधिकार के युद्ध में उनकी जीत ने उन्हें भारत के सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में स्थापित तो कर दिया, लेकिन इसने उन्हें खून खराबे और पारिवारिक कलह की विरासत से भी घेर लिया। औरंगजेब को एक ऐसा साम्राज्य विरासत में मिला जो विशाल और विविध दोनों था। उत्तर में बर्फ से ढके हिमालय से लेकर दक्षिण में दक्कन के पठार तक मुगल साम्राज्य में कई संस्कृतियां, भाषाएं और धर्म शामिल थे। इतने विशाल और विविध क्षेत्र पर शासन करने से बहुत बड़ी चुनौतियां खड़ी होती थीं, जिसके लिए सैन्य शक्ति, कूटनीति और प्रशासनिक कौशल के नाजुक संतुलन की आवश्यकता थी। औरंगजेब के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों के भीतर व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखना। विद्रोह और उथल-पुथल लगातार खतरे बने हुए थे, जो अक्सर स्थानीय शिकायतों, धार्मिक तनावों या क्षेत्रीय ताकतवर लोगों की महत्वाकांक्षाओं के कारण भड़कते रहते थे। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए औरंगजेब ने शासन की एक केंद्रीकृत प्रणाली लागू की, जिसमें प्रमुख पदों पर अपने वफादार अधिकारियों को नियुक्त किया गया और एक विशाल और शक्तिशाली सेना बनाए रखी गई। औरंगजेब के सामने एक और बड़ी चुनौती थी साम्राज्य की खराब होती आर्थिक स्थिति। उत्तराधिकार के लंबे युद्ध ने मुगल खजाने को खाली कर दिया था और एक विशाल सेना और एक असाधारण दरबार को बनाए रखने की लागत ने साम्राज्य के संसाधनों पर भारी बोझ डाला था। इन वित्तीय संकटों से निपटने के लिए औरंगजेब ने कई राजकोषीय सुधार लागू किए, जिनका उद्देश्य राजस्व में वृद्धि करना और व्यय को कम करना था। इन सब प्रयासों के बावजूद औरंगजेब का शासनकाल निरंतर युद्ध और आंतरिक कलह से घिरा रहा। उन्होंने अपना अधिकांश समय सैन्य अभियानों में बिताया, विद्रोही राजकुमारों से जूझते हुए, विद्रोहों को दबाते हुए और साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करते हुए।
ये अभियान, हालांकि अक्सर अल्पकालिक रूप से सफल रहे, ने साम्राज्य के संसाधनों पर और दबाव डाला और अस्थिरता की भावना को बढ़ावा दिया। औरंगजेब का शासनकाल शायद उनकी धार्मिक नीतियों के लिए सबसे ज्यादा विवादास्पद है, जिसने उनके पूर्वजों के अधिक सहिष्णु दृष्टिकोण से एक अलग रुख अख्तियार किया। एक धर्मनिष्ठ मुसलमान, औरंगजेब इस्लामी कानून को कायम रखने और साम्राज्य के भीतर इस्लाम के प्रभाव का विस्तार करने में विश्वास रखते थे। उन्होंने जजिया को फिर से लागू किया, जो गैर मुस्लिमों पर एक कर था जिसे अकबर ने समाप्त कर दिया था। यह निर्णय, जबकि इस्लामी कानून की उनकी व्याख्या पर आधारित था, ने कई हिंदुओं को अलग थलग कर दिया और साम्राज्य के भीतर धार्मिक तनावों को और बढ़ावा दिया। उन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश भी दिया और नए मंदिरों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे कई हिंदुओं में उनके प्रति रोष फैल गया। औरंगजेब की धार्मिक नीतियां सिर्फ हिंदुओं पर केंद्रित नहीं थीं। उन्होंने इस्लाम के भीतर भी उन प्रथाओं पर नकेल कसी जिन्हें वे विधर्मी मानते थे। सूफी संतों और विद्वानों को सताया, जिनके बारे में उनका मानना था कि वे रूढ़िवादी इस्लामी शिक्षाओं से भटक गए हैं। आस्था के मामलों में यह कठोरता, जबकि उनकी निजी धार्मिकता को दर्शाती है, ने आबादी के कुछ वर्गों को और अलग थलग कर दिया। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि औरंगजेब की धार्मिक नीतियां जटिल और बहुआयामी थीं, जबकि उन्हें अक्सर एक धार्मिक कट्टरपंथी के रूप में चित्रित किया जाता है। लेकिन ऐसे सबूत भी हैं जो बताते हैं कि उन्होंने अपने दरबार में हिंदू बुद्धिजीवियों और कलाकारों को संरक्षण दिया था। उनके शासनकाल में मुगल कला और वास्तुकला का निरंतर विकास हुआ, जिसमें से अधिकांश ने इस्लामी और हिंदू दोनों परंपराओं से प्रेरणा ली। औरंगजेब का लंबा और घटनापूर्ण शासनकाल 1707 में समाप्त हो गया। उनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने लगभग आधी सदी तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। उनकी मृत्यु ने मुगल साम्राज्य के पतन की अवधि की शुरुआत को चिह्नित किया, जो अंततः आंतरिक विभाजनों और बाहरी दबावों के बोझ तले बिखर जाएगा। औरंगजेब की विरासत जटिल और विवादित है। वह एक कुशल सैन्य कमांडर, एक चतुर प्रशासक और एक गहरा धार्मिक व्यक्ति था। हालांकि उनका शासनकाल निरंतर युद्ध, धार्मिक असहिष्णुता और साम्राज्य के भीतर अस्थिरता की बढ़ती भावना से भी चिह्नित था। उनकी नीतियों, खासकर गैर मुस्लिमों के साथ उनके व्यवहार ने उनके साम्राज्य के भीतर कई लोगों को अलग थलग कर दिया और असंतोष के बीज बोए। हालांकि औरंगजेब की नीतियों और मुगल साम्राज्य के पतन के बीच सीधा कारण संबंध स्थापित करना मुश्किल है, लेकिन यह स्पष्ट है कि उनके शासनकाल ने मुगल इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। उनकी कमियों और उनके शासनकाल को लेकर विवादों के बावजूद औरंगजेब ने भारत पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने मुगल साम्राज्य का अपनी सबसे बड़ी क्षेत्रीय सीमा तक विस्तार किया, शासन की एक केंद्रीकृत प्रणाली स्थापित की और प्रभावशाली स्थापत्य चमत्कारों की विरासत छोड़ी, जिसमें लाहौर में बादशाही मस्जिद और औरंगाबाद में बीबी का मकबरा शामिल है। औरंगजेब के शासनकाल का आकलन करने के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जो कट्टरपंथी या अत्याचारी के सरलीकृत लेबल से परे हो। जबकि उनकी धार्मिक नीतियां निस्संदेह भेदभावपूर्ण थीं और साम्राज्य के भीतर तनाव में योगदान करती थीं, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि उन्होंने तीव्र धार्मिक उत्साह और राजनीतिक उथल-पुथल के समय में शासन किया था। इस्लामी कानून पर उनका ध्यान और साम्राज्य पर इस्लाम की अधिक रूढ़िवादी व्याख्या थोपने के उनके प्रयास उनके समय की प्रचलित धार्मिक धाराओं के अनुरूप थे। इसके अलावा उनका शासनकाल केवल धार्मिक संघर्ष से परिभाषित नहीं था। उन्होंने मुगल कला, वास्तुकला और प्रशासन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज भी इतिहासकारों द्वारा औरंगजेब की विरासत पर बहस जारी है। कुछ लोग उन्हें एक क्रूर अत्याचारी के रूप में देखते हैं, जिन्होंने मुगल साम्राज्य की सहिष्णु परंपराओं को नष्ट कर दिया, जबकि अन्य उन्हें एक धार्मिक और सैद्धांतिक शासक के रूप में देखते हैं, जिन्होंने इस्लामी कानून की अपनी समझ के अनुसार शासन करने की कोशिश की। सच्चाई, जैसा कि ऐतिहासिक शख्सियतों के साथ अक्सर होता है, इन दोनों विचारों के बीच में कहीं है। औरंगजेब एक जटिल और विरोधाभासी व्यक्तित्व थे, जो अपने समय और परवरिश की उपज थे, जिनकी विरासत उनकी मृत्यु के सदियों बाद भी लोगों को मोहित कर